नमस्कार साथियों, मैं रामोद सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA। आज आपके बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस, जो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में आता है, पर एक कम्प्रहेंसिव स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस CPM जिसे हम बोलते हैं इंडियन मार्केट में, और बाहर इसे जो है PLEQ और PLEQ एंड CPE बोलते हैं। PLEQ का मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड CPE का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बाहर इंटरनेशनल मार्केट में बोलते हैं। हमारे यहाँ की जो मार्केट है उसे CPM बोलते हैं। अब CPM पॉलिसी है क्या और एक्सक्लूड क्या है, इंक्लूड क्या है, क्लेम के प्रोसीजर क्या है, क्लेम कैसे मिलता है, लॉसेस क्या हो सकते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आशा है कि आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। सभी के लिए यूज़फुल है जो लोग प्लांट एंड मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी के लॉस असेसमेंट में, नॉन मोटर के, इंजीनियरिंग के, मिसलेनियस के और क्लेम को देखते हैं। उन क्लेमों के लिए भी, साथ में जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनके पास रोज़ाना ऐसे यूज की मशीनरी यूज हो रही है, और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी के यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये हाई एक्सपोजर में है, लॉस के हाई एक्सपोजर में भी है। तो और उसे इंश्योरेंस के माध्यम से रिस्क को ट्रांसफ़र भी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क को जो है ना सुपरसीड करते हुए अपने कंधे पे लेती है और आपका क्लेम जब आता है तो क्लेम देती है। और क्लेम कैसे करेंगे, क्या कवरेज है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इन मार्च 2007 एक केस था जेक में, जहाँ पे 3 लाख करोड़ यूरो में नुकसान हो गया था। और ओनर के विषय में बताया इन्होंने कि जो है ना उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन इंश्योरेंस होने की वजह से उसे क्लेम मिला। उस क्लेम मिलने से वो जो है ना अपने फिर काम में रास्ते पे आ गया। ये एक इंट्रोडक्टरी के रूप में है, लेकिन हम जो ना लेटर डिस्कस द CPM इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस अगेंस्ट कार एंड EAR पॉलिसीज इन दिस डिस्कशन। अपने इस डिस्कशन में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कार और EAR। कार का मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क, EAR का मतलब इरेक्शन ऑल रिस्क से कैसे डिफर है और क्या इंपॉर्टेंस रखता है। द लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एज ए रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर and other large projects has brought about a tremendous development in overall number, type and size of the different plant and machinery used by the contractors on construction sites as well as in mines में कंस्ट्रक्शन की साइट्स में हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एरिया, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, प्रोसेस की इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, वहाँ पे इसका बहुत हाई एक्सपोजर है और बहुत ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्टर की प्लांट एंड मशीनरी का यूज होकर के हैवी स्ट्रक्चर खड़े होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, इरेक्शन होते हैं, फैक्ट्रियाँ बनती हैं, फैक्ट्रियाँ रन करती हैं, रन करने की कंडीशन तक जो है ना कॉन्ट्रैक्टर्स को वहाँ लगे रहना पड़ता है। तो ये टूडेज कंस्ट्रक्शन मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेक्नोलॉजिकली मोर कॉम्प्लेक्स, involve house capital investment and different spectrum of exposure to accident and other damages. These machines and equipment are often used in very harsh working conditions. कुछ भी हो सकता है, मिसहैंडलिंग हो सकती है, कहीं पे कोई और लॉस आ सकता है, कोई गार्ड पेरिल से, नेचुरल पेरिल से भी आ सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर्स आर कंसर्न अबाउट सच एक्सीडेंट फॉर 2 मेन रीजन्स। क्या रीजन मेन है? 2 रीजन है। हिज लिमिटेड फ्लीट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट डज नॉट इनेबल हिम टू गेट इमीडिएट रिप्लेसमेंट फॉर द डैमेज्ड मशीन्स। जैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास 2 ही टावर क्रेन है और 2 टावर क्रेन का वहाँ बराबर लगातार यूज बना हुआ है। एक टावर क्रेन खराब हो गई, अगर उस डैमेज हो गई, चाहे विंड से डैमेज हो गई, स्टॉर्म से डैमेज हो गई, एक्सीडेंटली डैमेज हो गई, कुछ भी उसका डैमेज हो गया,
कहीं से भी कहीं कोई प्लान आ गई, वो रुक गया, रुकावट हो गई, उस रुकावट से बचने के लिए वो अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो वो इमीडिएट प्रभाव से अपने इंश्योरेंस पे क्लेम करता है, फिर बनवाता है, बनवा करके इंश्योरेंस से क्लेम ले लेता है, उसकी मशीनरी चालू हो जाती है। ये ही इज़ नॉट एबल टू सेट असाइड सफिशिएंट फाइनेंशियल रिजर्व फॉर कवरिंग सच एक्सीडेंटल डैमेजेस देन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो उसके पास इतने सरप्लस पैसे भी नहीं हैं। तो ऐसी हालत में एज ए कॉन्सिक्वेंस द डिमांड फॉर इंश्योरिंग सच प्लांट एंड मशीनरी हैज इंक्रीज्ड। Insurers have responded to this need by offering cover under contractors' plant and machinery CPM insurance to protect the contractors against sudden and unforeseen damages by external physical accident to such items. CPM is more popularly known as CPM, CPE and PLEQ. PLEQ एंड CP जैसा मैंने पहले बताया इंटरनेशनल लेवल में भैया, और CPM हमारे यहाँ होती है। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या है ये समझते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरीज आर एक्सपोज टू डैमेजेस फॉर पेरिल्स। कौन सी पेरिल्स हैं? सच एज फायर, वाटर, स्टॉर्म, इम्पैक्ट एंड पेरिल्स ऑफ नेचर। इम्पैक्ट भी हो सकता है, पेरिल्स ऑफ नेचर से भी डैमेजेज हो जाते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंश्योरेंस इज टू प्रोटेक्ट द कंस्ट्रक्शनल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अगेंस्ट ऑल एक्सटर्नल डैमेजेस। जो एक्सटर्नल डैमेजेस होते हैं उससे बचाव के लिए। द एक्सपोजर ऑफ दीज पेरिल्स कमेंसेस फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट लॉट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट अराइव्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट। मैंने बताया ना कि आप अगर कोई प्लांट, कोई भी प्लॉट एरिया घेर लिया गया, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर का काम चालू हो जाता है। तो वहीं से, उसी लाट से ही, वहीं से जब मशीनरी चालू हो जाती है तभी से इसका। इट इज़ आल्सो परमिसिबल टू इंश्योर सच इक्विपमेंट एट द प्रोजेक्ट साइट। प्रोजेक्ट की साइट, कोई प्रोजेक्ट है, चल रहा है, बहुत प्लांट मशीनरी क्या, कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ प्रोजेक्ट का दूसरा साइट बना दिया गया, उस प्रोजेक्ट साइट पे भी हो सकता है। EAR और CAR पॉलिसी के साथ भी हो सकता है। प्रोवाइडेड द टोटल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज रिलेटिवली स्मॉल इन सच केसेस द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस विल बी कॉन्करेंट टू द प्रोजेक्ट पीरियड। जो प्रोजेक्ट का पीरियड है उसके साथ। हाउएवर इन मेनी केसेस द मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन सेम साइट। सेम साइट का मतलब आप समझिए कि कॉन्ट्रैक्टर एंड प्लांट, मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर ABC कंस्ट्रक्शन लिमिटेड करके है, उसके पास टावर क्रेन 2 है, दोनों एक जगह लगी हुई है, दूसरी जगह टावर क्रेन की हो सकता है ज़रूरत ना हो, अभी लो फ्लोर चल रहे हों, हाँ, कोई माल मटेरियल ऊपर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं हो, तो कोई ज़रूरी नहीं वहाँ हो, लेकिन वो इंश्योरेंस तो होगा। अंडर द सर्कमस्टेंसेज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू अवेल ऑफ द CPM कवर ऑन द एनुअल बेसिस। ये एनुअल बेसिस, डिक्लेरेशन बेसिस पे भी है, फ्लोटर बेसिस पे भी है। अंडर द सर्कमस्टेंसेज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू अवेल CPM कवर ऑन एन एनुअल बेसिस विद डिक्लेरेशन फैसिलिटी फॉर मूवमेंट ऑन डिफरेंट साइट लोकेशन। वो डिफरेंट साइट लोकेशन के लिए डिक्लेरेशन होगा कि वहाँ भी जा सकती, वहाँ भी जा सकती, वहाँ भी जा सकती है। स्कोप ऑफ इंश्योरेंस दिए। एनुअल कवरेज इज आल्सो कन्वीनियंट वेयर सच प्लांट एंड मशीनरी फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी आफ्टर कमीशनिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल ऑपरेशंस एंड दस रिमेन्स इन द सेम साइट। फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री में भी क्रेनें लगती हैं, वो भी तो वो जो ना किसी ने लगा रखा है, वो लगी हुई है, चल रही है, वो यूज़ प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जा रही है, उसमें भी कर सकते हैं। वो एनुअल बेसिस पे होती है। स्कोप ऑफ इंश्योरेंस दी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस इन इंडियन मार्केट कवरेज फ्रॉम वैरायटी ऑफ काजेस इंक्लूडिंग फायर एंड लाइटनिंग है, एक्सटर्नल एक्सप्लोजन है, फायर एंड लाइटनिंग, एक्सटर्नल एक्सप्लोजन, बर्गलरी, थेफ्ट भी है इसमें, राइट, स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज, अर्थक्वेक, फ्लड, इनंडेशन, सबसिडेंस, लैंडस्लाइड, रॉकस्लाइड, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, ह्यूरिकेन, टाइफून एंड टॉर्नेडो, सब तरह के तूफान, अर्थक्वेक, फ्लड, इनंडेशन जल भराव जिसको बोलते हैं, फ्लड आएगा तो जल भराव होगा, और इनंडेशन कहीं पे हो गया तो वो बिना फ्लड के हो नहीं सकता है। ये है। सप्लीमेंट्री कवर्स एक्सीडेंटल डैमेजेस भी कवर करते हैं, स्टॉर्म भी कवर करते हैं, इस तरह सभी तरह के हैं। फॉलिंग है, कोलैप्स है, कोलिजन है, टॉपलिंग है, इम्पैक्ट डैमेजेस है,
और मिस हैंडलिंग से भी हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री कवर्स दी पॉलिसी कैन आल्सो भी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड दी फॉलोइंग एडिशनल रिस्क। एडिशनल क्या, थर्ड लाइबिलिटी वाले, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के हो रिस्क ले सकते हैं। लिमिट ऑफ इंडिविनिटी एज मे बी सिलेक्टेड बाय द इंश्योर्ड, वो आप एक लिमिट ले सकते हैं, उसकी लिमिट के हिसाब से कर सकते हैं। एक्सपेंसेज इंक्योर्ड फॉर ओवर टाइम में, फ्रेट में खर्चे जो आ रहे हैं, ओवर टाइम, हॉलीडेज, रेट्स ऑफ वेजेस, इन सब पे भी आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। का एक्सटेंशन मीन्स सप्लीमेंट्री कवर करा सकते हैं। कास्ट इंक्लूड इन क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ डेब्रीज फॉलोइंग द एक्सीडेंट होने के बाद डेब्रीज को रिमूव करने के लिए भी। लॉस ऑफ डैमेज टू द एग्जिस्टिंग सराउंडिंग प्रॉपर्टी, जो इस एग्जिस्टिंग सराउंडिंग प्रॉपर्टी है, उसके आसपास की प्रॉपर्टी है, उसके लिए भी आप सप्लीमेंट्री कवर ले सकते हैं। एडिशनल कस्टम ड्यूटी के लिए भी सप्लीमेंट्री कवर ले सकते हैं। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इसका क्या है? जनरल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल समझ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरा क्लेम किस सीमा में है, बनता है नहीं बनता है, कैसे है कैसे नहीं। लॉस और डैमेज अकर्ड बाय वार और वार लाइक ऑपरेशंस, वार और वार लाइक ऑपरेशन इसमें इंक्लूड है। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रेडिएशन, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, ये कवर नहीं है। बिल्कुल एक्ट ऑफ आर बिल्कुल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योर्ड। बिल्कुल एक्ट मतलब जानबूझकर को कोई नुकसान किया जा रहा है, या बिल्कुल नेग्लिजेंस किया जा रहा है, जानबूझकर नेग्लिजेंस किया जा रहा है, और उसके अथराइज रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, उनके एम्प्लॉइयों द्वारा या इंश्योर्ड के द्वारा। लॉस और डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स और ओवरलोड और सिमिलर टेस्ट, कोई इंजीनियरिंग अपनी दिखा रहा है जी, इसकी टेस्टिंग कर रहा हो, वो जो एक तरह से अपने आप रिस्क अपने आप ही ले रहे हो, तो वो भी इसमें कवर नहीं है। लॉस और डैमेज टू द एक्सचेंजेबल पार्ट्स एंड टूल्स सच एज द बेल्ट्स, रोप्स, जो एक्सचेंज होते रहते हैं, रोज बदलने वाली चीज़ें हैं, वो आपको इंजीनियरिंग में सबको पता है कि बेल्ट्स, रोप्स, चेन्स, ब्लेड्स, कन्वेयर्स बेल्ट्स एंड सिमिलर अदर पार्ट्स, और अदर पार्ट जो इंटरनल होते हैं वो भी नहीं इसमें। अगर लॉस और डैमेज टू व्हीकल्स लाइसेंस फॉर जनरल रोड यूज़, जनरल रोड यूज़ के लिए जो गाड़ी है आपकी यूज़ में आ रही है, जीप है और गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, बसें हैं, वो सबको इसमें हम कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी में नहीं ले सकते हैं। लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, दूसरे प्रोजेक्ट तक जाने के लिए भी कवरेज नहीं है, कवर नहीं है। लॉस और डैमेज वाइलेस्ट वर्किंग अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का भी कवरेज नहीं है, अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। लॉस और डैमेज ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर एंड प्रेशर बीजर, कोई बॉयलर प्रेशर बीजर कोई उसकी वजह से लॉस आ गया, नहीं कवर है। लॉस और डैमेज डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग इन्वेंट्री, आपने पूरी मशीनरी का इन्वेंट्री चालू कर दिया, पता लगा कि जी मेरी ये तो मशीन है ही नहीं है, वो भी इसमें कवर नहीं है। एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, कोई परिणामी लॉस हो सकता है, वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का मतलब जो लॉस एक परिणाम के रूप में आ गया, उनको भी नहीं कवर कर सकते। सम इंश्योर्ड एंड एवरेज, यहाँ पे सम इंश्योर्ड एंड एवरेज क्लास हैं, और सम इंश्योर्ड ऑफ each individual item must represent its new replacement value including its new replacement value। सम इंश्योर्ड का मतलब है मशीन दी 23 लाख की आएगी तो 23 लाख इस समय जो आ रही है उस समय वही सम इंश्योर्ड। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट टू साइट, कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल इंस्टॉलेशन कास्ट, इनको इंक्लूड किया जा सकता है, इंक्लूड करके दिया जाता है। दी करेंट मार्केट वैल्यू इज़ नॉट ए सूटेबल वैल्यू, आज की करेंट मार्केट वैल्यू नहीं, जो उसका जो है इनवाइस प्राइस है। इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज इट इज़ फाउंड दैट द सम इंश्योर्ड इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इंश्योर्ड, then the amount recoverable by the insured gets reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured. This condition applies separately for each and every item, सभी आइटम के लिए वो जो एवरेज क्लास करते हैं। The sum insured should represent the replacement value throughout currency of the policy, and problem of the inflation should be borne in the mind. For this purpose, the sum insured should be reviewed at frequent intervals, and if possible, value should be linked to an acceptable index showing fluctuation in prices. सम इंश्योर्ड के लिए है। बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन, अब आते हैं जो मेन फैक्टर है उस पर चलते हैं। इंडेमनिफिकेशन का जो बेसिस है इनका क्या है? In cases where the damages can be repaired, the basis of indemnification is the cost of restoration to working order based on the customary daily rates together with normal freight, erection cost, other duties and taxes. Means इन केसेस वेयर द डैमेजेस कैन बी रिपेयर्ड, जो डैमेजेस रिपेयर किए जा सकते हैं उसमें क्या क्या लगाते हैं। देखो, द बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन इज द कास्ट ऑफ रेस्टोरेशन,
उसको रिस्टोर करने के लिए जो कास्ट लगी। वर्किंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द कस्टमरी डेली रेट्स, जो कस्टमरी डेली रेट्स उनके बेस पे टुगेदर विथ नॉर्मल फ्रेट, जो नॉर्मल फ्रेट ले जाने का है। इरेक्शन कास्ट एंड अदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसमें इंक्लूड होंगे। इफ द वैल्यू ऑफ वन आइटम आर पार्ट देयर ऑफ इज इंक्रीज्ड बाई रिपेयर्स, वैल्यू उसके बढ़ जाती है, द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर्स इज रिड्यूस्ड बाई द अमाउंट ऑफ सच इंक्रीज, उनकी रिड्यूस हो जाती है। क्यों से रिड्यूस हो जाती है? जब उनकी वैल्यू बढ़ गई तो वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए एवरेज क्लास चलेगा। द इंश्योरर विल पे कास्ट ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस प्लस रीजनेबल परसेंटेज टू कवर ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस को कवर करने के लिए। वेयर द इंश्योर्ड आइटम इज टोटली डिस्ट्रॉयड और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, the basis of indemnification is market value of the item immediately before the accident plus cost of removing the damaged machinery less value of the salvage, उसकी salvage value निकालने। मैंने भी कंस्ट्रक्शन ये प्लांट एंड मशीनरी में एक 2-3 केस किए हैं। एक केस मुझे खुद जो ना करंट का है, 6 महीने पहले का, उसमें वही है, सैलरी वैल्यू घटाना है आपको, उसकी जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू, सैलरी वैल्यू लेस करने हैं, और एक्सेस जो है लगे हैं वो माइनस होने हैं। एन इंश्योर्ड आइटम इज रिगार्डेड एज टोटली डिस्ट्रॉयड, अगर टोटल लॉस हो रही है तो रिपेयर में भी टोटल लॉस हो रही है तो मशीन वो जो मार्केट वैल्यू को ले रहे हैं। द एन इंश्योर्ड आइटम इज रिगार्डेड एज टोटली डिस्ट्रॉयड इफ द रिपेयर कास्ट एज डिस्क्राइब्ड इक्वल्स एंड एक्सीड इट्स इमीडिएटली वैल्यू इमीडिएटली बिफोर द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट होने से पहले उसकी जो वैल्यू थी अगर उसको भी एक्सीड कर जाती है तो उसमें समय में उसको टोटल लॉस करने किया जाता है, टोटल लॉस में आते हैं वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस हो जाती है। एनी एक्स्ट्रा चार्जेज इंक्लूड टुवर्ड रिपेयर सच एज एक्सप्रेस फ्रेट, एयर फ्रेट, ओवर टाइम, हॉलीडेज, रेट्स ऑफ वेजेस आर पेएबल ओनली इफ स्पेशल प्रोविजंस फॉर दीज आइटम्स हैव बीन मेड इन द पॉलिसी इन कंसिडरेशन ऑफ व्हिच एन एडिशनल प्रीमियम इज चार्ज, एडिशनल प्रीमियम दिया गया है तभी। All costs of alteration, additions, improvement are to be borne by the insured। कोई भी अल्ट्रेशन करना है, कलर बदलना है, कुछ चीज़ नई लगानी है, एडिशन करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है मशीनरी में, ये आपकी कीमत है, इंश्योर्ड को बेयर करना पड़ेगा। ऑल द फॉरगोइंग प्लांट्स आर स्टिल सब्जेक्ट टू द कमेंट्स कंटेन्ड अंडर सम इंश्योर्ड एंड द एवरेज क्लास हमेशा यहाँ फॉलो अप होगा। द इंश्योरर्स कीप द ऑप्शन दैट दे मे रिपेयर, रिप्लेस, रीइंस्टेट एनी प्रॉपर्टी लॉस्ट आर डैमेज्ड आर पे इन कैश अमाउंट पेबल, जैसा भी कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनियां, जिस तरह से आपका एग्रीड हो जाए। इंश्योरेंस फ्री है, इंश्योरेंस को रिपेयर भी करवा सकते हैं, रिप्लेस भी करा सकते हैं, रीइंस्टेट भी करा सकते हैं प्रॉपर्टी लॉस्ट आर डैमेज को, और कैश भी दे सकते हैं। एक्सेज, अब आते हैं एक्सेज, इसमें भी बड़ा वो डाउट रहता है, लेकिन आजकल सब पॉलिसियों में एक्सेज लिख करके आता है। द इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट टू एन एक्सेज ऑन ईच एंड एवरी क्लेम एज प्रेस्क्राइब्ड सेपरेटली फॉर, सेपरेटली फॉर का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लांट एंड मशीनरी, और कई लिस्टेड हैं तो सबके अलग अलग भी दिए रहते हैं एक्सेस। क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ मेजर पेरिल्स एंड क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ अदर देन मेजर पेरिल्स, कुछ मेजर पेरिल की वजह से क्लेम आ रहे हैं, कुछ जो अदर देन मेजर पेरिल से आते हैं। दिस एलिमिनेट्स स्मॉल क्लेम, ये जो एक्सेस लगाई जाती है वो इसलिए कि छोटे छोटे लॉस कोई ना ले। अब वो क्लेम पता लगा 50,000 उसकी एक्सेस है जी, 25,000 का लॉस हो गया, उसको भी उसने क्लेम कर दिया, 40 का हो गया उसको भी क्लेम कर दिया, 50 का ही हो गया क्लेम कर दिया, तो उसको जीरो मिलेगा ना। तो इसलिए इसको डिस्करेज करने के लिए कि वो जल्दी से क्लेम के लिए ना आए हो, और उसका भी टाइम ना वेस्ट हो, इंश्योरेंस कंपनी का भी टाइम ना वेस्ट हो। मशीनरी क्लासिफिकेशन, मशीनरी को ये सीपीएम की जो मशीनरी है उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मोबाइल मशीनरी है, मोबाइल मशीनरी में क्या क्या है ये समझिए। अर्थ मूविंग मशीन्स, टनलिंग एंड माइनिंग मशीन्स, रोड सरफेस फिनिशर्स, सब मशीन आप जानते हैं, रोड सरफेस फिनिशर्स, रोलर्स, कॉम्पैक्टर्स, मोबाइल क्रेन्स, सभी लोग ने देखा होगा। मोबाइल मटेरियल कन्वेयर्स, ये भी सब ने देखा होगा। मोबाइल पावर जनरेटर्स चलते हुए जो स्टेशनरी प्लांट, फिक्स्ड कन्वेयर सिस्टम है लगे हुए हैं। कंक्रीट बैचिंग प्लांट, जो कंक्रीट के बैचिंग प्लांट है। एस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट, टावर क्रेन भी फिक्स ही होती है, एक तरह से स्टेशनरी रहती है, लेकिन टावर क्रेन को चलाया जा सकता है, चला के ले जाएंगे, लेकिन वो एक जहाँ यूज होता है उसका वहाँ फिक्स रहती है।
अंडर राइटिंग कंसिडरेशन, ये अंडर राइटिंग कंसिडरेशन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है, लेकिन फिर भी हम उसमें समझ लेते हैं। अंडर राइटिंग कंसिडरेशन व्हेन असेसिंग द रिस्क, उससे रिस्क जो अंडर राइट कर रहा है उसको क्या क्या देखना चाहिए असेसमेंट के लिए। सबसे पहला तो उसका अंडर राइटिंग कंसिडरेशन है कि जनरल कंडीशन ऑफ द जॉब साइट एंड एक्सेसिबिलिटी, ये है या नहीं है। एनी एक्सटेंशन ऑफ द कवर रिक्वायर्ड, कोई एक्सटेंशन ऑफ कवर रिक्वायर्ड होगा तो पीरियाडिकल इंस्पेक्शन एडाप्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को बार बार इंस्पेक्ट करता है या पीरियाडिकल इंस्पेक्शन करता है नहीं करता है। कंडीशंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड इक्विपमेंट, उनका भी कंडीशंस कैसी है, मशीनरी की कंडीशन कैसी है। एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं उनके क्या एक्सपीरियंस है, नौसिखिया होगा वैसे ही में एक्सीडेंट मार देगा। जनरल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, उनका जो खुद का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और जिससे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा मेंटेनेंस के लिए, वो भी एक फैक्टर होता है। ये अंडर राइटिंग के लिए देखने के लिए। एनी एक्सटेंशन कवर रिक्वायर्ड, अगर कोई CPM लिया हुआ है उसको एक्सटेंशन कवर लेना है वो भी फैक्टर देखना होगा उसे। टेक्निकल एंड क्लेम कंट्रोल, क्लेम कंट्रोल कैसे किया जाएगा और टेक्निकलिटी इसमें क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट साइट में बी विजिटेड बाय द इंजीनियर्स ऑफ द इंश्योरर in order to ascertain prevailing conditions, hazard and make recommendation on risk minimization measures and measures to improve the exposure hazard। इंश्योरेंस कंपनियां किसी भी नॉन मोटर के इंश्योरेंस को लेने से पहले, चाहे वो फायर के हों, चाहे मिसलेनियस के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, इन सब पे इंस्पेक्शन करवाते हैं। तो ये सर क्वालिफाइड सर्वेयर एंड लॉस असेसर जाते हैं। मोर देन 600 और 1000, 600 to 1000 में भी नंबर, I am not confirmed but I have inspected more than 600 industries, big industries। The skill of the operator is one prime consideration in assessment of the hazards। Other important factor is of the code, the terrain and the geological and geological और geophysical features and erection sites के देखने होंगे। Claims under this policy may arise due to many causes। फायर की वजह से आ सकता है, राइट स्ट्राइक की वजह से आ सकता है, फ्लड की वजह से आ सकता है, स्टाम्प की वजह से आ सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आप कोर्ट, स्टाम्प की वजह से आ सकता है, थेफ्ट की वजह से आ सकता है, एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से आ सकता है और मिस हैंडलिंग की वजह से भी आ सकता है। प्रॉपर क्लेम फॉर्म शुड बी यूज्ड व्हेन प्रोसेसिंग द क्लेम, क्लेम फॉर्म प्रॉपर यूज होना चाहिए। इंश्योरेंस जनरली इंसिस्ट अपॉन इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ एनी क्लेम फॉर दिस क्लास ऑफ इंश्योरेंस इन ऑर्डर दैट द cause and circumstances of the loss may be ascertained and repair replacement cost checked। ये तुरंत इमीडिएटली सर्वेयर लगाते हैं और सर्वेयर लॉस एसेसर एज इंजीनियर वहाँ जाते हैं, उनको चेक करते हैं ताकि वहाँ कोई किसी तरह का मैनिपुलेशन ना हो पाए और उसके काज को, काज ऑफ एक्सीडेंट है या काज ऑफ नेचुरल पेरिल्स हैं जो भी है वो किसी तरह से इधर उधर ना हो पावे, ताकि वो पिकअप कर ले या पकड़ ले या वो उसको अपने काज ऑफ एक्सीडेंट को जो ना रिजर्व कर ले कि हाँ ये काज ऑफ एक्सीडेंट यही हो सकता है, ये दूसरा भी बना दिया है, ये गलत है। प्रॉस्पेक्ट ऑफ द रिकवरी मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड एंड इंश्योर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू एक्टिवली परस्यू द क्वेश्चन ऑफ रिकवरी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके अपने बीच का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उस तरह से जो है ना मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में है वो रिकवरी का है। ऑल थेफ्ट क्लेम्स रिक्वायर्ड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन इन कंजक्शन विद द लोकल पुलिस अथॉरिटीज़। लोकल पुलिस अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करती हैं, इंश्योरेंस के लोग भी इन्वेस्टिगेट करते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि हमारे देश की जो भी पुलिस है, पुलिस को ही पावर दिया हुआ है, उनका इन्वेस्टिगेशन फाइनल होता है, वही कोर्टों में जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उसके अलावा भी कर सकती है। कई केस में हमने देखा है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अलग साइड है और सही इन्वेस्टिगेशन अलग साइड है, और सही इन्वेस्टिगेशन को कोर्टों ने भी कभी कभी संज्ञान लिया है कि ये पुलिस की स्टोरी सही नहीं है, ये स्टोरी सही है और ये बातें सही हैं इनका इन्वेस्टिगेशन का, ऐसा होता है। लेकिन आम आदमी 99% यही मान के चलता है, या हमारे देश की जो व्यवस्था है मैनेज जो जिस तरह से हमारी एग्जीक्यूटिव काम करती है, उस एग्जीक्यूटिव में प्लस जुडिशियरी में जो मान्यताएं हैं वो पुलिस की ही इन्वेस्टिगेशन को बेस लेते हैं, लेकिन पक्का नहीं करते वो उसको।
लॉसेस डिस्कवर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग इन्वेंट्री आर नॉट कवर्ड, ये तो पहले ही बता दिया। ऑल थेफ्ट क्लेम रिक्वायर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि चोरी के केस में ऐसा होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे पास एक है प्रमाण जिसमें कि फाइनल रिपोर्ट लगी, एसएचओ की फाइनल रिपोर्ट लगी, एसपी की, उसके बावजूद भी वो मशीन ही नहीं चोरी हुई थी वो मशीन का बेस फ्रेम ही नहीं था, उस मशीन का कंट्रोल पैनल ही नहीं था, और चोरी हो गई। पुलिस ने पूरी तरह से उसको चोरी दिखा दिया, लेकिन वो चोरी नहीं हुआ था। 7 साल केस चला और बाद में इसी ग्राउंड पे ये हुआ कि हाँ ये चोरी नहीं हुआ था और नो क्लेम हुआ। साल्वेज मटेरियल शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रीफरेबली एज इज वेयर इज बेसिस, एज इज वेयर इज बेसिस का वहीं पे डिस्पोज किया जाए एट बेस्ट अवेलेबल प्राइसेस, एंड दिस विल मिनिमाइज द लॉस टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि वो साल्वेज को हम जो ना सही टाइम पे बेच देंगे तो सही दाम मिल जाएगा, तो वो सही दाम मिल जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए उतनी लेस अमाउंट होगी और पार्टी के लिए उसको कहीं और से पैसा उतना मिल जाता है, तो इसलिए ये लाइबिलिटी भी कम हो जाती है एक तरह से। It is incumbent on the insured to forward to the insurer forthwith any notice or claim received from a third party without admitting liability। किसी थर्ड पार्टी का हमने देखा कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी आप कब सप्लीमेंट्री ले सकते हैं या पहले भी ले सकते हैं। तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आ गई, आपको कोई नोटिस आ गई कोर्ट से, तो आपको इमीडिएट इंश्योरेंस कंपनी को देना है। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द इंश्योर्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर reinstating the sum insured should be sought at the time the check in settlement of claim is forwarded to him। वो उस समय भी देख सकते हैं। रेटिंग फैक्टर द रेट एंड टर्म्स विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, इसके कुछ फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स पे देखते हैं। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द इंश्योर्ड इंस्ट्रक्शन फॉर रीइंस्टेटिंग द सम इंश्योर्ड, जो सम इंश्योर्ड है रीइंस्टेट करने के लिए शुड बी साट एट द टाइम द चेक इन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम इज फॉरवर्डेड टू हिम, उसको जो चेक दिया जाता है उस टाइम पे उसको उसी टाइम पे उसको रीइंस्टेट करते हैं। रेटिंग फैक्टर्स में आते हैं। रेटिंग फैक्टर्स के 7 बड़े बड़े इसके रीजन्स हैं। इनमें से है कि टाइप ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड इट्स कंडीशंस, टाइप ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड इट कंडीशंस हैं। ओरिजिन ऑफ द मशीन इक्विपमेंट वेदर इम्पोर्टेड और लोकल, कोई लोकल बनवा लेता है, कोई इम्पोर्टेड मशीनरी होती है, उनकी पहले कंडीशन देखते हैं। वर्किंग एनवायरनमेंट ऑन द साइट, साइट पे वर्किंग एनवायरनमेंट है, क्या पता ऐसी मशीनरी अमेरिका से लाई गई है जो कि उसको जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड के जो सिंक्रोनाइज अल्टरनेटर्स या जो भी ऐसी मशीनरी बहुत चीज़ें हो सकती हैं जिनको यहाँ के एटमॉस्फेयर में सूट नहीं करती हैं, उसको भी देखना है। मेंटेनेंस एंड अपकीप, इस पर भी देखना है। क्वांटिटी ऑफ द ऑपरेटर्स वेदर ट्रेंड आर नॉट, ट्रेंड है या नहीं है वो भी देखना है। एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर नया नया है उसका भी एक्सपीरियंस देखना है, उसके लोगों का भी देखना है, उसका भी देखना है। एंड प्रीवियस एक्सीडेंट, प्रीवियस कोई क्लेम है उसके विषय में को भी एक फैक्टर बना लेते हैं। तो रिसेंट ट्रेंड ऑफ द डेवलपमेंट, जो अभी रिसेंट ट्रेंड डेवलपमेंट के चल रहे हैं, जिस समय इस समय डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सारे लगाए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से हाई फाई चल रहा है। इधर NCR में तो बहुत बड़ा काम हो रहा है और जगहों में भी बहुत हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है, तो सभी जगह पे हो रहा है। In addition to the normal methods of insuring contractors plant machinery and equipment either as extension of car policy or EAR policies for under or separate annual policy, a different requirement has come up for very large size contractors handling the machinery and equipment in house numbers as also involving substantially high value of insurance। इतने बड़े बड़े प्लांट प्रोजेक्ट लग रहे हैं तो हाई वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस तो होगा, प्रीमियम भी ज़्यादा आ जाएगा। इन ऑर्डर टू मेक द CPM इंश्योरेंस प्रपोजल मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल करने के लिए क्या करना है, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स रिक्वायर एन एनुअल पॉलिसी ऑन डिक्लेरेशन बेसिस फॉर टोटल सम इंश्योर्ड बट विथ ए स्पेसिफिक पर लॉस लिमिट, स्पेसिफिक पर लॉस लिमिट के हिसाब से भी पॉलिसियाँ ले सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों का है, खरबों का है, और उसमें अगर उसे लगता है कि हमें इंश्योरेंस लेना है तो वो पर लॉस बेसिस पे भी ले सकता है। सच पर लॉस लिमिट कैन ईदर बी ऑन द नॉर्मल बेसिस ऑफ द लॉस सेटलमेंट ऑन फर्स्ट लॉस बेसिस गिवन द वॉल्यूम ऑफ number of machinery equipment। A few policies can be found in market which are totally reinsurance driven है। इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस के बाद उसने री इंश्योरेंस कराया, री इंश्योरेंस डिपेंड है,
वहाँ से क्लेम आएगा तो ये क्लेम देगा। इन ऑल इंश्योरेंस मार्केट ऑफ द वर्ल्ड सच कवर्स आर रिटेन ऑन केस बाय केस बेसिस। केस बाय केस बेसिस, यहाँ एक जिक्र आया जी फर्स्ट लॉस बेसिस। ये फर्स्ट लॉस बेसिस है क्या? बड़े प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट लॉस बेसिस क्यों अच्छा है? द पॉलिसी होल्डर्स एंड द इंश्योरेंस कंपनी एग्री ऑन ए मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पर लॉस इवेंट फॉर ए सर्टेन मॉड्यूल ऑफ एन इंश्योरेंस। मतलब 100 खरब का जी नहीं, मैं सम इंश्योर्ड 100 करोड़ मेरा कर दो जी, 100 करोड़ के सम इंश्योर्ड पे पर लॉस बेसिस कर दो, एक लॉस आया, काम खत्म। विच इज लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। जो इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी है उससे लोअर वैल्यू है, पहला क्लेम के बाद ही सीज हो गया, तो ये फर्स्ट लॉस बेसिस इसको बोलते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत बनती रहेंगी और बनाता रहूँगा लोगों के नॉलेज के वर्धन के लिए। जो इस इंश्योरेंस से सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे सर्वेयर एंड लॉस एसेसर हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी के लोग हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे और जो कर्मचारी हों, और इंश्योर्ड पीपल जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, जो इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनको लॉस ऐसा आते हैं, अगर उन्हें भी ये जानकारी नहीं होगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। उन सब के अवेयरनेस के लिए ऐसे हैं मेरे प्रोग्राम चलते रहेंगे। और मैं ये थोड़ी वीडियो बड़ी बनाया, एक तरह से लेक्चर टाइप का किया, और इसका लेक्चर मैं ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे भी दे सकता था और पीपीटी बना करके भी दे सकता था, लेकिन हमने इसको वीडियो के माध्यम से दिया ताकि थोड़ी सी लोगों को बातों बातों में तो समझ आएगी, बातों बातों में डिस्कशन हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों ने इसे समझने की पूरी कोशिश किया होगा, या थोड़ा बहुत जो भी हमारे शब्दों से नॉलेज आया होगा। और मुझे लगता है कि एक लमसम आपको सीपीएम पे तो आइडिया हो ही गया होगा, और आशा है कि आप लोग इसे जो ना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। वीडियो आगे बढ़ती है तो थोड़ा हौसला बढ़ता है और समझ आती है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं इतनी वीडियो बनाता हूँ और वीडियो जाती कहाँ है, और उसके पीछे लगता नहीं और अपने कामों में लग जाता हूँ। कभी मौका मिलता है फिर वीडियो बना देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू अगेन। सभी को